नमस्कार, स्वागत है आपका करंट गुरुजी पर। आज हम बात करेंगे हाल ही में सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों की, जिनके चलते देश की राजनीति में भूकंप सा आ रखा है और देश का अन्नदाता सड़कों पर है। यदि आप किसान परिवार से हैं और यदि आप कृषि कानूनों में क्या गलत है क्या सही है ये जानना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर वीडियो आपके लिए सहायक साबित होगा। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, नए कृषि कानूनों के अंदर क्या कमियां हैं क्या खूबियां हैं, क्या इन कानूनों के बाद किसानों की जमीन बिक जाएगी, क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के प्रावधान क्या है, सुप्रीम कोर्ट का इस पर रुख क्या है, साथ में क्या सरकार के वादे के अनुसार इन कृषि कानूनों के आने के बाद किसानों के अच्छे दिन आएंगे, क्या उनकी आय दुगुनी होगी। इसी के साथ यदि आप ये वीडियो देखने से पहले अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के चलते डिसाइड कर चुके हैं कि सही क्या है गलत क्या है तो निश्चित तौर पे वीडियो आपके लिए नहीं है। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि निष्पक्ष रूप से सही क्या है और गलत क्या है। इसी के साथ हमें समझना चाहिए कि भारत के किसान गरीब क्यों हैं। भारत के किसान गरीब इसलिए हैं क्योंकि भारत में किसान प्राइस मेकर्स न होकर प्राइस टेकर्स हैं, जिसका मुख्य कारण है कि देश के 70% किसानों के पास 3 एकड़ से कम जमीन है। जमीन कम मतलब फसलों का उत्पादन कम, उत्पादन कम तो बड़े व्यापारियों से वो उसके पास बार्गेनिंग का पावर नहीं है, लड़ने का पावर नहीं है। तो असलियत में हमें किसान को गरीब से अमीर बनाना है तो रिसर्च और अच्छे कानूनों के साथ साथ उन्हें यूनाइट होकर मिलकर काम करना होगा, तब जाकर वो अमीर बन पाएंगे। साथ में हम बात करें इन 3 नए कृषि कानूनों की तो ये 3 नए कृषि कानूनों को सितंबर 2020 के अंदर है वो बिल से कानून के रूप में मान्यता मिल गई, क्योंकि इन पर 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दी। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इन कृषि बिलों के अंदर कुछ अच्छी चीजें भी हैं, कुछ बुराइयां भी हैं और परिवर्तन के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए और कमियों को दूर करना चाहिए। साथ के अंदर किसानों का पक्ष साथ में ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब हम समझते हैं पहला कृषि कानून क्या है, जिसका नाम है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020। देखिए नाम कितना अच्छा है। सरकारें जब भी कुछ नया लाती हैं तो उसकी भाषा और प्रचार बहुत अच्छे ढंग से करती हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का जनता के सामने प्रपोज सा होता है और प्रपोज भला कौन अच्छे से नहीं करता। बात करें इस पहले कृषि कानून के मुख्य बिंदुओं की तो पहला मुद्दा जुड़ा हुआ है एपीएमसी से। सरकार ने कहा है कि हम एपीएमसी के अलावा नए ट्रेड एरियाज लाएंगे। सीधी सी भाषा में बोलें तो एपीएमसी एक प्रकार की सरकारी मंडी होती है और सरकार सरकारी मंडी के पैरेलल में प्राइवेट मंडियां लाना चाहती हैं। इस गणित को समझने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए एपीएमसी क्या है। दरअसल आजादी के समय किसान बहुत शोषित थे, उनके फसलों के भावों की कोई गारंटी नहीं थी और बड़े बड़े जागीरदारों की मनमानी थी, जिसे समाप्त करने के लिए सरकार एपीएमसी का मॉडल लेकर आई, जिसका उद्देश्य किसानों को सुरक्षा व सुविधा देना था। एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, कृषि उत्पाद बाजार समिति। एपीएमसी बेसिकली समझे तो एक प्रकार की सरकारी मंडी होती है, जिसमें खुद का एक सिस्टम होता है, कमीशन एजेंट होते हैं, बिचौलिए होते हैं, आड़ती होते हैं और किसान अपनी फसल लाते हैं और उनको देते हैं और अपना काम निकालते हैं। लेकिन सरकार का तर्क है कि हम एपीएमसी में हो रही आड़ती और बिचौलियों की मनमानी को समाप्त करके उनको एक किसानों को चॉइस देना चाहते हैं, विकल्प देना चाहते हैं और सरकारी मंडियों की तर्ज पर हम प्राइवेट मंडियां लाना चाहते हैं। यानी ये सरकारी सेक्टर है, इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहती है सरकार, ताकि दोनों मंडियों के अंदर प्रतिस्पर्धा हो। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि फेयर कंपटीशन चीजों को अच्छा बनाता है, बशर्ते वो निष्पक्ष होना चाहिए। और किसानों का इस पे बड़ा बवाल है और तर्क है किसानों के पास मजबूत। किसानों का कहना है कि सरकार पीछे की गली से एपीएमसी को समाप्त करना चाहती है। किसान कह रहे हैं कि सरकार ने बिलों में तो कहीं नहीं लिखा है, लेकिन उनका उद्देश्य इस एपीएमसी मॉडल को समाप्त करना है। क्यों? क्योंकि एपीएमसी यानी सरकारी मंडी में जब किसान फसल देने जाता है तो उसको एक टैक्स लगता है, जबकि नए कानूनों में आने वाली प्राइवेट मंडियों में साफ साफ लिखा है कि वहां किसान को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टैक्स नहीं देना पड़ेगा मतलब किसानों को भाव ज्यादा मिलेंगे। शुरुआती दौर में प्राइवेट मंडियों में भाव ज्यादा मिलेंगे तो किसान अपनी फसलें ज्यादा वहां लेकर जाएंगे, लगातार वहां लेकर जाएंगे तो 2-3 साल में एपीएमसी के अंदर कोई नहीं जाएगा तो एपीएमसी ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाएगी। तो सरकार के खिलाफ किसानों का दूसरा तर्क ये भी है कि एपीएमसी में काम करने वाले कर्मचारियों के रोजगार का क्या होगा। और एक तर्क ये भी है कि
सरकारी मंडियों में तो अब भी किसान 50% से कम ही जाते हैं, 50% से ज़्यादा तो अब बाहर जाते हैं। तो सरकार को क्या चुल मची है इस सब सेक्टर के अंदर हंगामा करने की। इस कानून का दूसरा पॉइंट है वन नेशन वन मार्केट। वैसे एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट ट्रेडिंग को अनुमति दी गई है। दरअसल ये कानून के आने से पहले का जो एपीएमसी मॉडल है उसमें साफ साफ लिखा गया कि कोई भी किसान अपने राज्य से बाहर दूसरे राज्य में फसल नहीं बेच सकता, यहां तक कि अपने क्षेत्र की सरकारी मंडी के अलावा दूसरे क्षेत्र में भी अपनी फसल नहीं बेचने जा सकता। देखिए, हम यदि कोई भी चीज बनाते हैं, जैसे जूता बनाते हैं, तो अपने पूरे देश में कहीं भी बेच सकते हैं, तो किसानों को यह अधिकार क्यों नहीं है। तो सरकार का तर्क है कि इस कानून के आने के बाद किसान पूरे देश में, पूरे राज्य में कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। वैसे एक अच्छा कदम है और हर अच्छे कदम की सराहना भी होनी चाहिए। लेकिन जिस देश में 85% किसानों के पास 5 एकड़ से कम जमीन है, 5 एकड़ वाले किसानों का उतना ही उत्पादन होगा मतलब जिनसे वो काम चला सकें। अब वो इतने कम उत्पादन को राजस्थान से तमिलनाडु थोड़ी लेके जाएंगे, परिवहन कॉस्ट ही दूसरा हो जाएगा। दूसरा इस कानून का पॉइंट है ऑनलाइन ट्रेडिंग और रिसर्च को बढ़ावा देना, ऑनलाइन शिफ्ट करना। यानी जिस प्रकार फ्लिपकार्ट अमेजोन पर हम कुछ मोबाइल वगैरह खरीदते हैं, उस प्रकार व्यापारी और किसान अपनी अपनी फसल कोई बेचेगा और कोई खरीदेगा। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन जिस देश में 30% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको हम अब से ही ऑनलाइन फसल बेचने के ख्वाब दिखाने लगे, ये कहाँ तक जायज है। लेकिन फिर भी परिवर्तन प्रकृति का नियम है और आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी के साथ इस कानून को लेकर किसानों की कुछ आपत्तियां हैं। पहली आपत्ति हमने बता दी कि किसानों को लगता है कि एपीएमसी को समाप्त करना चाहते हैं। दूसरा है जुडिशियल सिस्टम। देखिए, प्राइवेट मंडी के आने के बाद में यदि प्राइवेट मंडी और किसान के बीच कोई भी विवाद होता है, तो इस कानून के तहत साफ साफ लिखा गया है कि किसान कोर्ट नहीं जा सकता, यानी सिविल कोर्ट नहीं जा सकता। यह मामला उसके क्षेत्र का एसडीएम ही निपटाएगा। तो अब आप खुद ही बताइए, एसडीएम प्राइवेट मंडी कोई आम आदमी तो करेगा नहीं, जाहिर सी बात है। कोई शक्तिशाली आदमी करेगा, तो शक्तिशाली आदमी कहीं ना कहीं एसडीएम को अपने पावर में ले सकता है और किसान के साथ गलत हो सकता है। दूसरा, इसमें कागजी तौर पर भी फर्जीवाड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट मंडियां चलाने वालों के लिए एक ही योग्यता रखी गई है कि बस उनके पास पैन कार्ड होना चाहिए। तो इस देश में कुछ भी फर्जी बन सकता है, तो पैन कार्ड तो फर्जी बनाना दाएं हाथ का खेल है, तो किसानों के साथ गलत हो सकता है। तो ये किसानों के बहुत अच्छे मुद्दे हैं, इन पे सरकार को काम करना चाहिए और सरकार अच्छी चीज़ें ला रही हैं तो किसानों को भी साथ देना चाहिए। किसानों का एक और मुद्दा है एमएसपी। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। दरअसल एमएसपी होता क्या है कि बुआई से पहले ही सरकार किसान को बताती है कि आप फसल बोइए, हम आपकी ये कीमत तय करते हैं, इस फसल के आपको इतने रुपए मिलेंगे। सरकार ने लगभग 23 फसलों पर एमएसपी निर्धारित कर रखी है। सरकार 23 फसलों को खरीदती नहीं है, खरीदती सिर्फ गेहूं और चावल को ही है। वैसे हम एमएसपी के बारे में विस्तार से ज़्यादा चर्चा करेंगे। किसानों का कहना है कि जो एमएसपी है उस निर्धारित कर रखी है, उसको सरकार सीधे सीधे तो नहीं बोल रही है कि समाप्त हो जाएगी, लेकिन एक व्यवस्थित ढंग से समाप्त करने का काम कर रही है। किसानों का लगता है कि नए कानून के आने के बाद में ज़्यादातर जो फसल की आवक होगी वो प्राइवेट मंडियों में होगी और सरकारी मंडियों में फसल कम आएगी। तो जैसे जैसे कम आएगी वैसे वैसे एक मौका पकड़ सरकार एमएसपी को समाप्त कर देगी। तो ये अच्छा नहीं है। वैसे सरकार इसको मान चुकी है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन किसानों की मांग है कि लिखित में दें। आपने देखा होगा आंदोलन के अंदर हरियाणा और पंजाब के किसान ज़्यादा हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि एमएसपी का लाभ भी वहाँ के लेते हैं किसान। पूरे देश के अंदर 6% किसान ऐसे हैं जो एमएसपी का लाभ लेते हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा के किसान 80% हैं जो एमएसपी का लाभ लेते हैं। इसलिए वहाँ की ज़्यादा हैं आंदोलन करने वाले। अब हम बात करते हैं दूसरे कृषि कानून की, जिसका नाम है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। देखिए कितना बड़ा नाम है। दरअसल ये कानून जो है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ा है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे बिस्कुट बनाने वाली पार्ले जी कंपनी का आपने नाम सुना होगा। अब पार्ले जी कंपनी बिस्कुट बनाती है तो उसको कोई 2 क्विंटल तो गेहूँ चाहिए नहीं,
उसको बहुत सारे टन गेहूं चाहिए। तो अब क्या होता है, किसान अपनी फसल मंडी में ले जाता है, मंडी में कमीशन एजेंट, आड़ती, ये बड़े व्यापारी खरीदते हैं, व्यापारियों से कंपनी खरीदती है। सरकार का कहना है कि नए कानून के बाद में पार्ले जी कंपनी डायरेक्ट किसानों से खरीद लेगी, और इसमें होगा क्या कि कंपनी किसान से कहेगी कि हमारे को इस प्रकार की किस्मकार, इस क्वालिटी का गेहूं चाहिए और हम आपको एक कीमत देंगे, यानी बोने से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, ये कीमत चाहिए हमें और ये है वो आपको किस्म बोनी पड़ेगी। अच्छा है, तो फिर विरोध क्यों है? विरोध इसलिए है क्योंकि देश के अंदर 85% किसान तो छोटे हैं, उनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है। तो पार्ले जी बिस्कुट एक 5 एकड़ जमीन वाले किसान से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने थोड़ी आएगी, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्विंटल गेहूं देगा, उसको चाहिए टनों के अंदर। तो छोटे किसान तो वैसे ही लाभ नहीं ले पाए, बच्चे 15%। पार्ले जी कंपनी है, जाहिर सी बात है बड़ी कंपनी है, इसके अलावा भी और कंपनी की बात करें तो बड़ी कंपनी ही होगी, उसके पास लीगल टीम, वकीलों की फौज होगी, जबकि किसान के पास कुछ नहीं होगा किस्मत के अलावा। दूसरी बात अपन बात करें तो किसान कोई मशीन थोड़ी है कि बिना डिफेक्ट के माल उत्पादित करते। वो तो खुले आसमान में फसल को बोएगा, कभी ओले पड़ सकते हैं, कभी ज़्यादा बारिश आ सकती है, कभी कम बारिश हो सकती है, कभी कुछ हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कंपनी तो वो फसल खरीदेगी कि नुकसान हो आकर जो बचेगी और जो सही होगी क्वालिटी के हिसाब से। तो किसानों को डर है कि उनके साथ गलत हो सकता है। साथ में कंपनी और किसान के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा उसमें कभी कुछ गड़बड़ घोटाला हो जाए तो नए कानून के तहत तो कोर्ट किसान जा नहीं सकता, किसान जा नहीं सकता, इस पे फैसला करेगा एसडीएम। तो बड़ी कंपनियां, पार्ले जी जैसी कंपनियां एसडीएम को क्या बख्शेंगे, हजारों एसडीएम खरीद सकते हैं। तो न्याय मिलने की संभावना नहीं है इस मामले में। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वैसे एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन सरकार को कुछ सुधारों के साथ इसको आगे बढ़ाना चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरे और अंतिम कृषि कानून की, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये कानून नया नहीं है, नेहरू जी की सरकार 1955 में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लेके आई थी, उसमें संशोधन किया गया। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार प्याज 5 रुपए केजी के हिसाब से बिकता है, जबकि कई बार आपने देखा होगा 100 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बिकता है। दरअसल होता क्या है, ये सारा का सारा डिमांड और सप्लाई का खेल होता है। होता क्या है, बड़े बड़े व्यापारी आपस में मिलकर प्याज की खुदाई के समय बड़ी मात्रा में खरीदते हैं और उसका स्टॉक कर लेते हैं और उस स्टॉक को मार्केट में नहीं लाते हैं। जाहिर सी बात है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम हो रही है तो प्याज के भाव बढ़ेंगे, और जब भाव बढ़ते हैं तो बड़े व्यापारी अपना वो स्टॉक बाहर निकाल देंगे और इस प्रकार प्याज के भाव 5 रुपये से 100 रुपये हो जाएंगे। तो अब सरकार ने क्या किया है, ये सारी की सारी स्टॉक की जो लिमिट थी पहले एसेंशियल चीज़ों की, जो आवश्यक चीज़ें थी उन पे रोक थी कि आप एक निश्चित मात्रा के बाद उनका स्टॉक नहीं कर सकते, यदि करते हो तो आप जेल जाओगे। सरकार ने कहा है कि अब हम ये स्टॉक की सीमा समाप्त करते हैं, और सरकार का तर्क है कि दरअसल ये कानून इसलिए लाया गया था कि देश में शुरुआती स्तर पर खाद्यान्न की कमी थी। अब वो खाद्यान्न की कमी नहीं है, बहुत लाखों टनों के अंदर अनाज सड़ रहा है एफसीआई के गोदामों में, तो क्यों हम किसानों को प्रयोग का अवसर ना दें। वैसे सरकार ने कहा है कि आपातकालीन परिस्थिति जैसे युद्ध हो गया, अकाल हो गया, कोई पेंडेमिक हो गया, उसके अंदर सरकार किसी भी पर्टिकुलर वस्तु, आवश्यक वस्तु के ऊपर है वो ये एक्ट लगा सकती है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। मेरा मानना है कि इसमें सरकार को सुधार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ मित्रों, मैंने कृषि कानूनों से जुड़ी सभी जानकारियां आपको शेयर करने की कोशिश की है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने निष्पक्ष तौर पे समझाने की कोशिश की है कानून में सही क्या है, गलत क्या है, सरकार का क्या तर्क है, किसानों की क्या मांग है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे।